नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, बालेन शाह का नेपाल के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना दक्षिण एशिया की राजनीति में उभर रहे युवा नेतृत्व वाले परिवर्तन का एक सशक्त उदाहरण है। सिर्फ 35 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनना, वह भी रैपर, फिर इंजीनियर, फिर निर्दलीय मेयर और प्रधानमंत्री जैसी असाधारण यात्रा के साथ यह स्पष्ट करता है कि अब राजनीति केवल पारंपरिक दलों तक सीमित नहीं रह गई। यह बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि स्थापित व्यवस्था के प्रति असंतोष, युवा पीढ़ी की सक्रिय भागीदारी और वैकल्पिक नेतृत्व के उभार का परिणाम है, जो लोकतांत्रिक राजनीति में एक नई दिशा का और ऊर्जा का संकेत देता है। आज इसी टॉपिक पर हम आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि एक युवा नेपाल का प्रधानमंत्री भारत और चीन के साथ अपने संबंधों को किस प्रकार लेकर आगे बढ़े। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद जिस प्रकार से बढ़ रहा है, क्या नया प्रधानमंत्री उसे सुलझा पाएगा? क्योंकि राजनीति का अनुभव तुलनात्मक रूप से काफी कम है। साथ ही इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और आज का टॉपिक है नेपाल में बड़ा बदलाव, जनजेट पीएम, इंडिया वर्सेस चाइना, साउथ एशिया में नई पॉलिटिक्स। कुछ समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इसे लिया है, चाहे हम बात टाइम्स ऑफ इंडिया की करें, राइटर्स की करें, चाहे एपी की करें। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है एक्स रैपर बालेन शाह 35 टू टेक ओथ एज नेपाल पीएम टुडे। राइटर्स लिखता है एक्स रैपर शाह सॉन इन एज नेपाल प्राइम मिनिस्टर आफ्टर स्वीपिंग इलेक्शन विन। एपी लिखता है नेपाल यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर टेक द ओथ ऑफ ऑफिस। और आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है जब बालेन शाह जो है वो आज नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे। साथियों, नेपाल के इस युवा प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो ये जनजट, प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल क्राइस का परिणाम। 2025 में नेपाल में गंभीर राजनीतिक संकट का सामना हुआ, जिसकी जड़ें लंबे से समय से चल रही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शासन की विफलता में। युवा वर्ग, विशेषकर जिसे जनजट ने सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर आंदोलन की शुरुआत की। और इन आंदोलन की सबसे खास बात यह थी कि यह आंदोलन लीडरशिप लेस मोबिलाइजेशन, डिजिटल कोऑर्डिनेशन, जिससे ये पूरे देश में जो है वो फैल गया। सरकार के खिलाफ नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि अंततः प्रोटेस्ट लेड रिजाइन जो है वह चेंज देखने को मिला। सबसे पुरानी सरकार का पतन हुआ, एक पॉलिटिकल वैक्यूम यानी कि सत्ता का शून्य पैदा हुआ और जनता में व्यापक रूप से व्यवस्थागत बदलाव की मांग उठी। 2026 में जो चुनाव हुआ नेपाल का, उसने नेपाल के राजनीति में टर्निंग पॉइंट के रूप में अपने आप को साबित किया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी यानी कि आरएसपी का तेजी से उभार हुआ और पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री यानी कि भारी बहुमत से जीत हासिल की। अब ये जो पूरी की पूरी राजनीति में परिवर्तन देखने को मिला, ये जो बदलाव हुआ, ये क्या संकेत दर्शा रहा है, ये सबसे पहला सवाल दिमाग में होगा। साथियों, नेपाल की राजनीति में जो प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे हम नेपाली कांग्रेस की बात करें, चाहे सीपीएन यूएमएल की बात करें, चाहे सीपीएन मॉइस्ट सेंटर की बात करें, जैसे पारंपरिक दल का प्रभाव नेपाल में घट चुका है। अर्बन मिडिल क्लास और एजुकेटेड यूथ निर्णायक वोट बैंक बनकर उभर रहे हैं। राजनीति में इशू बेस्ड वोटिंग का ट्रेंड जो है मजबूत हुआ और यह स्पष्ट संकेत था कि जनता अब जो है वो स्टेटस क्यो पॉलिटिक्स को जो है वो अस्वीकार कर रही है। बालेन शाह का जो उभार हुआ है, यह इस पूरे परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पहलू है। और 2022 काठमांडू में मेयर के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो इनकी जीत हुई थी, उसके बाद उन्होंने पारंपरिक दलों के खिलाफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को जो है मजबूत किया। बालेन शाह की छवि की बात करें साथियों, तो ये एंटी करप्शन क्रूसेडर यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी नेता, कुशल प्रशासक और युवा प्रतीक के रूप में इस समय अपनी पहचान नेपाल में बना चुके हैं। धीरे धीरे इनका नैरेटिव जो है वो ये विकसित हुआ कि आउटसाइडर जो है वो रिफॉर्म कर सकता है और वही नेशनल लीडर बन सकता है। और यही वो ट्रेजेक्ट्री है जो कई देशों में नॉन ट्रेडिशनल लीडरशिप राइज में जो है वो देखी गई। साथियों, नेपाल की राजनीतिक संरचना अगर हम बात करें तो नेपाल की राजनीतिक संरचना पहले से ही अस्थिरता से प्रभावित थे। संविधान के में जो परिवर्तन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल जो 2015 में आया और जिसमें फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की गई, उसमें कुछ समस्याएं थी।
सबसे पहली समस्या ये थी कि लगातार नेपाल में उसके बाद सरकार में बदलाव देखने को मिला। गठबंधन सरकार बनी, आंतरिक गुटबाजी जो है वो नेपाल में देखने को मिली और इसका परिणाम ये हुआ कि नीतियों में निरंतरता में कमी दिखी, विकास कार्यों में बाधा हुई, जनता का भरोसा कम हुआ। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। एक नई सरकार बनी और नई सरकार केवल नेपाल के लिए नहीं बनी है। नई सरकार के सामने समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ चीन है। यानी कि अगर हम बहुराजनीतिक रूप से इस बात को देखें तो नेपाल और इंडिया के संबंध जो कि बहुत गहरे हैं, बहुत खास हैं, यह केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और लोगों के जुड़ाव पर आधारित है। दोनों देशों के बीच की जो सीमा है वो ओपन बॉर्डर है, खुली सीमा है। बिना वीजा जो है लोग आ जा सकते हैं। दोनों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी है, चाहे बात हम व्यापार की करें, चाहे नौकरी की करें, चाहे पैसे भेजने की बात करें। धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध भी जो है वो दोनों देशों के बीच में बहुत ही ज्यादा मजबूत है। लेकिन बालेन शाह के आने के बाद क्या संभावित बदलाव हो सकता है? साथियों, राजनीति कम और काम ज्यादा, डेवलपमेंट और गवर्नेंस का फोकस जो है वो प्रैक्टिकल मुद्दा जो है इसमें बालेन शाह के समय है। बालेन शाह के समय साथ इस समय शहर का विकास, सड़क, रोजगार पे ध्यान देना जो है प्रमुख बिंदु है। भारत के लिए एक अवसर भी हो सकता है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में बालेन शाह को जो है वो सीधा सहयोग करे। सीमा और कनेक्टिविटी यानी कि सड़क और रेल को मजबूत करने में जो है वो नई सरकार को मदद करे और लोगों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करे। लेकिन इसका जोखिम भी है कि नेपाल में कभी कभी राष्ट्रवाद जब बढ़ता है तो इससे भारत के खिलाफ बयानबाजी होती है। आपकी स्क्रीन पर यह मैप है और यहाँ लिपू लेक पास काला पानी का क्षेत्र जो है या लिम्पर धोरा का जो क्षेत्र है, ये हमेशा एक विवाद का मुद्दा जो है हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ आप भारत और नेपाल के अलावा अगर हम बात करें तो चाइना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है साथियों। चाइना नेपाल में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, खासकर BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए। सड़क, बिजली, हाइड्रो पावर, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से वो निवेश कर रहा है, अपना प्रभाव भी बढ़ा रहा है। इंडिया और चाइना के बीच संतुलन बनाना इस समय बालेन शाह की सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। मल्टी अलाइनमेंट यानी कि बहुसंतुलन नीति के साथ हो सकता है चलना पड़े कि ना सिर्फ भारत के साथ, ना सिर्फ चीन के साथ, बल्कि मुद्दों के हिसाब से जो है बालेन शाह को निर्णय लेना होगा और इससे नेपाल की स्वतंत्र विदेश नीति जो है वह एक नया रास्ता पड़ेगा। सबसे नेपाल की स्थिति का सीधा असर अगर हम बात करें तो भारत के ऊपर जो है वो पड़ता हुआ दिखता है। नेपाल की राजनीति की अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो नेपाल में अगर माइग्रेशन हो रहा है, अगर वहां किसी भी प्रकार की समस्या है, लोग पलायन कर रहे हैं, तो भारत के ऊपर सीधा दबाव होगा। माइग्रेशन की बात कर रहे हैं साथियों, तो भारत में बहुत से नेपाली काम करने आते हैं। खुली सीमा होने के चलते सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और अस्थिरता अगर हो गए तो सीधे सीधे नेपाल और भारत के व्यापार भी जो है वह प्रभावित होंगे। साथियों, ये पूरा का पूरा जो सरकार है वो सरकार युवा आंदोलन से बनी हुई सरकार है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अभी राजनीति अस्थिर है, नीतियां अनिश्चित है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सरकार सही तरीके से काम करे और इसका मतलब है कि अभी सरकार को एक बहुत लंबा समय लगना है। सरकार ज्यादा जवाब जब बनेगी तब लोकतंत्र मजबूत होगा और अगर सरकार गवर्नेंस में सुधार करेगी तब लोकतंत्र मजबूत होगा। साथियों, ये बदलाव जो है वो केवल नेपाल तक ही सीमित नहीं है। इस बदलाव की अगर हम बात करें तो ये पूरे क्षेत्र में, दक्षिण एशिया में देखने को मिल रहा है। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है ये श्रीलंका की तस्वीर है साथियों, जब वहां के जनता ने आंदोलन करके सरकार जो है बदली। दूसरा, अगर हम पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी लोग सड़कों पर उतरे थे। लगातार राजनीतिक अस्थिरता वहां में दिख रही है। और बात हम नेपाल की करें तो नेपाल में भी युवाओं ने जो है वो परिवर्तन करके दिखा दिया। यानी कि कुल मिलाकर एक सामान्य पैटर्न नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका में जो है वो देखने को मिला। यानी कि आर्थिक समस्या हुआ, खराब शासन हुआ, युवाओं की सक्रिय भागीदारी हुई और सब कुछ चेंज हुआ। तो साथियों, बालेंद्र शाह का उभार जो है वो नई राजनीति का प्रतीक है, जिसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि व्यक्ति आधारित नेतृत्व है, डिजिटल माध्यम से जन समर्थन है, काम केंद्रित शासन है। और नेपाल के लिए यह एक अवसर है कि लोकतंत्र को एक नई ऊर्जा और पारदर्शिता और जवाबदेही की वृद्धि कर सके लोकतंत्र में। लेकिन चुनौतियां भी हैं कि नीति निर्माण का अनुभव अभी बालेन शाह के पास बहुत सीमित है। आर्थिक प्रबंधन को मजबूत करना इस समय नए प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और इंडिया को नेपाल के साथ रणनीतिक झुकाव जो है बढ़ाना चाहिए। क्षेत्रीय स्थिरता में जो है वह काम करना होगा। कनेक्टिविटी के ऊपर हमने जैसे बात किया। यानी कि साथियों, बालेन शाह का राज्य दिखाता है कि अब दक्षिण एशिया की राजनीति में परफॉर्मेंस एंड पब्लिक कनेक्ट ही असली शक्ति जो है वो बनती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा
आगे का भविष्य नेपाल का और साथ में दक्षिण एशिया का। आप अपनी राय को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।